आज के लेक्चर का टॉपिक है मुगल प्रशासन, मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मुगल प्रशासन भारतीय तथा विदेशी तत्वों का मिला जुला स्वरूप था। मुगलों का केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन जो था वो फारसी शासन पद्धति से प्रभावित था, जबकि स्थानीय प्रशासन के लिए मुगलों ने भारतीय नियमों और परंपराओं को ही वरीयता प्रदान की थी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगलों का शासन प्रबंध सर्वाधिक सुनिश्चित, सुसंगठित और सुव्यवस्थित माना जाता है। हम मुगल प्रशासन के अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे मुगलों का जो केंद्रीय शासन था उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रांतीय शासन के बारे में, उसके बाद स्थानीय शासन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुगलों के केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में। मुगलों की केंद्रीय शासन व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की थी, ऐसा माना जाता है। मुगल शासक अपनी सुदृढ़ केंद्रीय शासन व्यवस्था के कारण ही एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए थे। उनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार से थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय शासन व्यवस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था वो था सम्राट। सम्राट के बारे में चर्चा करते हैं। मुगल प्रशासन में केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट जो था वो शासन तंत्र का सर्वोच्च अधिकारी होता था, प्रमुख न्यायाधीश होता था और मुख्य सेनापति होता था। वह केंद्रीय शासन का सर्वेसर्वा हुआ करता था। उसकी आज्ञा ही कानून हुआ करती थी। वह अपने मंत्रियों से परामर्श अवश्य लेता था, लेकिन वह उनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। इस प्रकार मुगलों की केंद्रीय शासन व्यवस्था जो थी वो समस्त रूप से संप्रभुता उसकी सम्राट में निहित होती थी। वस्तुतः मुगल सम्राट जो थे वो राजत्व के दैवीय सिद्धांतों के समर्थक हुआ करते थे। सम्राट के अतिरिक्त केंद्रीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का अगला स्थान था। अब मंत्रिपरिषद के बारे में बात करते हैं। मंत्रिपरिषद केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट की सहायता के लिए एक सुदृढ़ मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता था। सम्राट के द्वारा विभिन्न मंत्रियों की नियुक्तियां की जाती थी, जो कि विभिन्न विभागों के अध्यक्ष हुआ करते थे प्रशासन के क्षेत्र में, और ये मंत्री अपने विभागों के कार्यों की देखभाल किया करते थे और सम्राट के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। मंत्रिपरिषद में अनेक सारे मंत्री हुआ करते थे, उनके अलग अलग पदनाम हुआ करते थे। सबसे पहला पदनाम था वकील। वकील सम्राट का प्रधानमंत्री हुआ करता था। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सम्राट के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान जो हुआ करता था वो प्रधानमंत्री का होता था। राज्य के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर वह सम्राट को सलाह दिया करता था तथा राज्य के सभी विभागों का निरीक्षण किया करता था। अगला पदनाम था मंत्रिपरिषद में दीवान कहा जाता था उसको। मुगलों की केंद्रीय शासन व्यवस्था में दीवान का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि दीवान जो था वो वित्त विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। अन्य सभी मंत्रियों पर वही नियंत्रण रखता था। दीवान को अनेक उच्च पदों पर नियुक्ति करने का भी अधिकार प्राप्त था। इसके बाद अगला मंत्रिपरिषद में स्थान था मीर बख्शी का। मीर बख्शी मुगल सम्राट का प्रमुख सैनिक परामर्शदाता हुआ करता था। सैनिक परामर्शदाता बाहरी रूप से तो वह सम्राट की निजी सेना का प्रधान सेनापति होता था, लेकिन वास्तव में वह संपूर्ण सेना का
प्रधान सेनापति हुआ करता था। मीर बख्शी सैनिकों की भर्ती करने, उन्हें अपने कार्यालय से वेतन देने, घोड़ों का निरीक्षण करने, सैनिकों का प्रशिक्षण देने, अस्त्र शस्त्रों और रण सामग्री का प्रबंध करने, ये सभी कार्य मीर बख्शी के द्वारा किए जाते थे। अगला नाम आता है, पदनाम था खान-ए-शामा। खान-ए-शामा यह मंत्री जो था वो शाही परिवार के प्रबंधन का अध्यक्ष हुआ करता था। शाही परिवार के प्रबंधन का अध्यक्ष, शाही इमारतों, सड़कों, बागों, इन सभी की देखभाल यही मंत्री करता था। इसके अधीन एक उच्च पदाधिकारी और हुआ करता था, उसका नाम था दीवान-ए-बयूतात। इसके बाद अगला नाम आता है सदर-ए-सुदूर। यह एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। सदर-ए-सुदूर, सदर-ए-सुदूर जो था वो प्रधान न्यायाधीश हुआ करता था, एक तरीके से दान विभाग का प्रधान हुआ करता था, शिक्षा मंत्री भी होता था, शाही शिक्षा का अध्यक्ष भी होता था। जैसे वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ चैरिटी हुआ करता है ना, इसी प्रकार का काम इस मंत्री का हुआ करता था, जिसको कि सदर-ए-सुदूर कहा जाता था। अन्य सहायक मंत्री भी हुआ करते थे, जैसे मुहतसिब जो था, यह अधिकारी, यह मंत्री जो था तौल और माप का निरीक्षण करता था। इस बात की देखभाल करता था कि बाजार में दुकानदार वस्तुओं का सही मूल्य ले रहे हैं या नहीं। धर्म अधिकारी के रूप में भी वह जाना जाता था और नैतिक सिद्धांतों का प्रसार किया करता था। अगला नाम आता है दरोगा-ए-डाक चौकी। यह शाही डाक विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। अगला नाम था सूचना लेखक का। इसका कार्य, सूचना लेखक का कार्य जो हुआ करता था, इसका कार्य मनसबदारी के विषय में सम्राट को सूचनाएं भेजा करता था। अगला था काजी-उल-कुजात। यह न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी था। न्याय कार्य के लिए स्थानीय काजियों की नियुक्ति भी यही व्यक्ति किया करता था। इनके अतिरिक्त केंद्रीय शासन व्यवस्था में कुछ और छोटे स्तर के अधिकारी हुआ करते थे, जिसमें टकसाल विभाग, तोपखाना विभाग, गुप्तचर विभाग आदि के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। इस प्रकार अकबर ने एक शक्तिशाली और संगठित केंद्रीय शासन की व्यवस्था की थी। अब बात करते हैं मुगलों की प्रांतीय शासन व्यवस्था के बारे में। मुगलों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए साम्राज्य का विभाजन विभिन्न प्रांतों अर्थात सूबों में कर दिया था। प्रांतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप केंद्रीय शासन व्यवस्था के स्वरूप की तरह से ही था। विभिन्न मुगल सम्राटों के शासनकाल में साम्राज्य में प्रांतों की जो संख्या थी वो बदलती रहती थी। अकबर के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 15 थी। जहांगीर के शासनकाल में यह संख्या बढ़कर के 17 हो गई। शाहजहां के शासनकाल में यह संख्या और बढ़कर 22 हो गई। औरंगजेब के शासन के समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे। मुगलों की प्रांतीय शासन व्यवस्था के जो पदाधिकारी हुआ करते थे, अब उनके नामों की चर्चा करते हैं, उनके जिम्मेदारियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रांतों का अधिकारी हुआ करता था सूबेदार अर्थात गवर्नर। प्रत्येक प्रांत का एक मुख्य अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसे सूबेदार कहा जाता था। सूबेदार की नियुक्ति जो थी वो सम्राट अपनी इच्छा के अनुसार करता था और उसे कभी भी पद से अपदस्थ कर सकता था। समस्त सूबे की जिम्मेदारी सूबेदार की हुआ करती थी। अगला नाम था दीवान। सूबेदार के अतिरिक्त प्रत्येक प्रांत में दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी जो हुआ करता था वो दीवान होता था। इसकी नियुक्ति भी सम्राट के द्वारा की जाती थी। यह सूबेदार के कार्यों के संचालन में सहयोग देता था। इन दोनों अधिकारियों का कार्य संयुक्त रूप से शासन का संचालन करते हुए एक दूसरे के कार्यों पर नियंत्रण रखना भी था। तीसरा पदाधिकारी था सदर। इसकी नियुक्ति भी सम्राट किया करते थे। इस पद पर योग्य और धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे।
सदर सहायता विभाग और दान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। इसका कार्य अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक कार्यों के लिए भूमि और धन प्रदान करना होता था। अगला था फौजदार। फौजदार का कार्य भूमि कर एकत्र करके राजकोष में जमा करना होता था। किसानों को भूमि कर की रसीद देना और रजिस्टर से करदाताओं का विवरण लिखना होता था। अगला पदाधिकारी का नाम था आमिल। आमिल का मुख्य कार्य कर एकत्र करना होता था। इसके अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का निरीक्षण एवं कृषि के अयोग्य भूमि को योग्य बनाना भी आमिल के कार्य क्षेत्र में आता था। इसके बाद होता था मीर बख्शी। इसका प्रमुख कार्य मीर बख्शी का सैनिकों की भर्ती करना और सेना के संगठन और उस पर नियंत्रण रखना उसके उत्तरदायित्व में हुआ करता था। अगला था कोतवाल। यह प्रांतीय पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। प्रांत में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी इसी अधिकारी पर होती थी। इसके बाद अगला नाम था फौजदार। फौजदार जो था वो प्रांत की सेना का अधिकारी होता था और सैन्य शक्ति के आधार पर जनता को अनुशासित रखता था। अगला नाम था बकाया नवीस। इस अधिकारी का कार्य प्रांत की समस्त सूचनाओं को गुप्त रूप से सम्राट के पास भेजना हुआ करता था। मुगल सम्राट प्रांतीय शासन व्यवस्था की कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए स्वयं प्रांतीय प्रशासन में रुचि लिया करते थे। विभिन्न सम्राटों के द्वारा समय समय पर समस्त प्रांतों का भ्रमण किया जाता था। प्रजा हित को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। प्रांतों में कुशल गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना करना और प्रांतों के महत्वपूर्ण अधिकारियों को समय समय पर स्थानांतरित करना, ये सभी कार्य जो थे वो मुगल सम्राट देखा करते थे और यही प्रांतीय शासन व्यवस्था की कुशलता के कारण भी थे। इस प्रकार से ये माना जा सकता है कि मुगलों का प्रांतीय शासन अत्यधिक महत्वपूर्ण और विस्तृत था। अब बात करते हैं मुगलों के स्थानीय शासन व्यवस्था के बारे में। हमने आपको बताया कि मुगलों की स्थानीय शासन व्यवस्था जो थी उसमें इन्होंने भारतीय नियमों और परंपराओं को ही वरीयता प्रदान की थी। तो अब इनके स्थानीय शासन में क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या कहते हैं यूनिट्स थी। सबसे पहले सरकारों का शासन। सरकार किसे कहा करते थे? जिले के शासन। मुगलों ने प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों में विभक्त किया हुआ था, अर्थात अनेक जिलों में विभक्त किया गया। प्रत्येक सरकार या अर्थात जिले का अधिकारी जो था वो फौजदार कहलाता था। फौजदार जिले के अंदर शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था। इसके अतिरिक्त सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारी जो हुआ करते थे वो काजी, अमिल और कोतवाल आदि हुआ करते थे। इसके बाद था परगनों का शासन। प्रत्येक जिला अर्थात प्रत्येक सरकार परगनों में विभाजित हुआ करता था। इन परगनों का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको सिकदार के नाम से जाना जाता था, सिकदार कहलाता था। सिकदार अपने परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किया करता था। इसके अतिरिक्त परगने के महत्वपूर्ण अधिकारी जो होते थे उनमें आमिल, काजी और खजांची जो थे वो अन्य पदाधिकारी परगनों की हुआ करते थे। इसके बाद था गांवों का शासन। प्रत्येक परगना जो था वो अनेक सारे ग्रामों से मिलकर बनता था। समझ आ गया? प्रत्येक परगना जो था वो अनेक सारे ग्रामों से मिलकर बनता था, अर्थात परगना गांवों के अंदर विभाजित हुआ करता। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करता।
गांव का प्रमुख अधिकारी जो था उसको मुकद्दम कहा जाता था। मुकद्दम। इसके अतिरिक्त पटवारी और चौधरी हुआ करते थे जो ग्राम पंचायत की सहायता से गांवों का शासन चलाते। इस प्रकार से मुगलों की स्थानीय शासन व्यवस्था जो थी वो प्रमुख रूप से 3 इकाइयों में विभाजित थी। पहली इकाई जिले का शासन, दूसरी इकाई परगनों का शासन, तीसरी इकाई गांव का शासन। गांव का शासन जो था वो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, मूल इकाई हुआ करती थी। इसका अधिकारी मुकद्दम हुआ करता था, प्रमुख अधिकारी। इसके मुकद्दम के अतिरिक्त यहाँ पर पटवारी और चौधरी हुआ करते थे और जो कि ग्राम पंचायत की सहायता से पूरे गांव का प्रशासन चलाया करते थे। तो ये थी मुगलों की शासन व्यवस्था या प्रशासन व्यवस्था, जिसके माध्यम से पूरा शासन संचालित होता था। केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन। तो एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली मुगलों ने संचालित की थी अपने शासनकाल में। धन्यवाद।